हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे। चलिए भाई, तो पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज एसएससी सीजीएल प्रीवियस पेपर जो 5 मार्च को आपका कराया गया था 2020, 5 मार्च को जो पेपर कराया गया था उसी की हम बात करेंगे आज, ठीक है ना। तो दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा जरा, आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त। हाँ जी। एक ट्रेन 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2.5 घंटे कम लेती है यदि इसकी गति सामान्य गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है या बढ़ जाती है। अपनी सामान्य गति से 192 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी, ये हमें बताना है। जरा गौर कीजिएगा। मैंने आपसे ये कहा कि देखिए, टोटल ऐसे क्वेश्चंस में टोटल डिस्टेंस हमें 300 दे रखी है और ये 300 बराबर होता है एस। अब देखिए, स्पीड हमारी बढ़ाई गई है तो एस प्लस 20 कितनी बढ़ाई गई है, 20 अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब हो जाएगा भाई मेरे चेंज इन स्पीड, दैट इज 20। और इसे टाइम को गुणा करेंगे तो 5/2 लिखा जा सकता है। 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 तिया 24, कितना हो गया जी, 2400। 2400 बराबर होना चाहिए एस एस प्लस 20 के। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एस एस प्लस 20 मतलब एक एस की वैल्यू अगर कुछ होगी तो एस प्लस 20 की वैल्यू का गुणा करेंगे इन दोनों का, तो हमें 2400 मिलना चाहिए। आप शायद जानते होंगे, देखिए 40 का गुणा अगर हम 60 में करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एस एस प्लस 20 दैट इज 2400। देन यहां से आप ये कह सकते हैं जो एस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या करना है, हमें सामान्य गति, देखिए सामान्य तो हमारी 40 होगी और 192 किलोमीटर की दूरी को अगर आप 40 के हिसाब से कैंसिल मिस चलेंगे तो आप कहेंगे 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, 4.8 आवर्स का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 4.8 आवर्स का। मैं बात करता हूं दोस्त अगले क्वेश्चन की, जस्ट एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, अच्छा प्रस्तुत नहीं है अभी, हाँ जी, प्रस्तुत कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने एक बात समझी होगी, अगर कहीं पर भी ए स्क्वायर, देखिए यहाँ होगा ये मल्टीपल 4a², ठीक है ना, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर यहाँ पर होता है, मतलब सॉरी, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है। तो देखिए भाई, हमें दो फैक्टर्स यहाँ से मिलते हैं। हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों के वर्ग हम करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर रूट लेने के बाद हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, उसका दोगुना हम ऐड करते हैं, दोगुना घटाते हैं, तो हमें दो फैक्टर मिल जाते हैं। एक तो ये वाला और एक सेम फैक्टर 4a² प्लस 9b², और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस मिलेगा 6ab, और ये बराबर कितने के होता है, तो 91 को आप इतने से विभाजित कर देंगे, एक फैक्टर से विभाजित कर देंगे, ठीक है ना। 13 सत्ते 91, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। मेरा जो मेन पर्पज है वो क्या है, ए बी निकल आया मेरे पास, ठीक है ना। अब देखिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें से इसे घटाना होगा। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो 7 में 13 में से 7 जाएगा, मतलब 7 में से 13 जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, 6 बचेगा। और ये बराबर कितने के होगा, देखिएगा जरा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो 12 ऑफ ए बी बराबर होगा दोस्त कितने के, -6 के। मुझे क्या चाहिए होगा, 3ab की वैल्यू चाहिए होगी। देखिए यहां से आप 4 का डिवीजन कर दीजिए, कितने का, 4 का डिवीजन कर दीजिए, 4 तिया 12, यहाँ 3 बचेगा भाई, 4 का डिवीजन कर लेंगे, यहाँ पर भी 4 का डिवीजन कर लेंगे, तो -3/2, -3/2 राइट आंसर होगा -3/2। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। यहां पर हमें दे रखा है P/Q इंटू आर की वैल्यू हमें निकालनी है। P/Q इंटू आर, मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये लिखा जा सकता है P/Q, मतलब P इंटू आर अपॉन क्यू भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले डिवीजन करते हैं तो क्यू नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। देखिए पी की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला आपको आता होगा, और ये फॉर्मूला होता है
एक्स प्लस वाई, अगर क्यूब होता है तो एक्स प्लस वाई इन दोनों का गुणा कर लिया। देन यहाँ पर मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और अपॉन में मेरे दोस्त होगा कितना, तो इसे हम जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस का 2xy आएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए एक्स वाई से 2xy कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का एक एक्स वाई बचेगा। अपन क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं, क्यू की वैल्यू जरा देखिएगा, क्यू की वैल्यू यहाँ पर भी देखिए जरा, जैसे ही इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस का एक्स वाई बचेगा, 2xy से 2xy कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अपॉन में होगा देखिएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बात से सहमत है या नहीं, ठीक है ना। अब देखिए गुणा करना है क्यू का, आप ये बताइए, देखिए यहाँ पर क्या है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर जैसे ही ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जैसे ही हम ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, प्लस 2xy और माइनस 2xy कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ मुझे क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखा जा सकता है। देन ये आप लिख लेंगे। आप ये बताइए जरा, इस वाली वैल्यू की अगर बात करते हैं तो यही तो है ये वाली वैल्यू। अब देखिए इन दोनों का गुणा होता है, इन दोनों का गुणा होता है और इन दोनों का गुणा होता है, तो मतलब आप क्या करेंगे, इस वाले से इस वाले को कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसके न्यूमरेटर से इसका न्यूमरेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसका और इसका गुणा होगा, तो गुणा होकर ये क्या बन जाएंगे भाई मेरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर है, देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बताइए यहां तक कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, एबी 5 सेंटीमीटर है और बीसी 18 सेंटीमीटर है, ए का समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, ए का समद्विभाजक बीसी में डी पर मिलता है, तो एडी की लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए भाई कोई बात नहीं। देन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे एक हमने ट्रायंगल बना लिया और इस ट्रायंगल में एंगल बी हमारा कितना है 90 डिग्री है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, इसे अगर मैं बी नाम दे देता हूं तो इसे आपको ए नाम देना पड़ेगा, ये बी है सॉरी, ठीक है ना, और ये आपका सी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं ट्रिपलेट होता है भाई मेरे 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, बात से सहमत है। कोण ए का समद्विभाजक, ए का समद्विभाजक, ठीक है ना, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपकी कहती है, ये सॉरी कोण समद्विभाजक है, ठीक है ना, कोण समद्विभाजक, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है वो ये कहती है कि भाई मेरे इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, और कलर चेंज करने के बाद आप यहाँ से देखेंगे कि भाई मेरे इन दोनों का रेशियो 5:13 का हो जाएगा। मेरे हिसाब से 18 की वैल्यू कितनी है 12, मतलब आप कहेंगे 18 बराबर है कितने के 12 के, तो मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है, कितने की 5 की वैल्यू निकालनी है। अरे भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, हमें ये एडी मिल जाएगा, एडी मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो आप ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3, और क्योंकि 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 दूनी 10/3, 10/3, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी बी डी की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो जाएगी बी डी की वैल्यू, बी डी बराबर हो जाएगा 10/3। अगर 10/3 बी डी की वैल्यू है तो आप मुझे जरा जल्दी से ये बता दो कि भाई मेरे इस वाले में ट्रायंगल में आप क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर 100 और 3 का स्क्वायर 9, 25 निम्मा 225 और 100 दैट इज 325 अपॉन 9, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये एडी के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, और एडी की वैल्यू की बात करेंगे तो रूट हो जाएगा, ठीक है ना, ये एडी की वैल्यू हो जाएगी एडी स्क्वायर की वैल्यू। देन आप यहाँ से कितना कैंसिल आउट, कितना कॉमन ले सकते हैं 5, अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 25 कॉमन ले लेंगे तो 25 का यहाँ 5 बचेगा, यहाँ अपॉन में 3 आ जाएगा। अब देखिए 25 एकन 25, ठीक है ना, 25 सेकंड 25 बचेगा कितना 75, 25 दिया 75, 5√13/3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना, यही हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक निश्चित राशि पर
16 सही 2/3% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें इतना दे रखा है, तो हमें बताना है कि 5 सही 2/3 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 3 वर्षों का हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 3 वर्षों का हमें क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, छछंग 36 छक्के 216, ठीक है ना, 216। और आपने अच्छा 3 वर्षों का दे रखा है, तो देखिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा मेरे लिए, एक मिनट, देन 6 का क्यू और 7 का क्यू, इन दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे, या तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, या फिर आप ये कीजिए, छछंग 36 छक्के 216, इसका 1/6 करेंगे भाई मेरे, इसे मैंने प्रिंसिपल मान लिया, तो 1/6 36 हो जाएगा, 1/6 6 हो जाएगा, और 1/6 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हम गुणा कर लेते हैं भाई, इसमें 3 का और इसमें 3 का और इसमें भाई मेरे 1 का, आप कहेंगे 36 तिया 108 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 तिया 18 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए भाई, अगर मैं 20 इसमें ऐड कर लूँ, देखिए इसे मैं 19 के बजाय 20 मान लूँ, 20 ऐड कर लूँ, तो ये हो जाएगा 128, और 128 नहीं होगा क्योंकि एक कम होगा, तो इन सभी का अगर सम कहेंगे तो ये हो जाएगा 127, 127। 127 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, इसका 5 गुना जरा कीजिएगा, तो आप कहेंगे जी 50 गुना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 50 गुना अगर आंसर हो जाएगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे प्रिंसिपल चाहिए होगा, प्रिंसिपल इसका कितना होगा, 50 गुना हो जाएगा। अब मुझे इतने वर्षों का साधारण ब्याज चाहिए। एसआई की अगर हम बात करते हैं तो एसआई हमारा कितना होता है, तो एसआई होता है भाई मेरे पी मतलब 216 इंटू आर, आर की बात करेंगे तो 16 से ही 2/3%, इसका मतलब हो जाएगा 50/3 इंटू 100 अपॉन में होता है, तो उसे मैंने लिख लिया, ठीक है ना। आर इंटू टी, अच्छा टी की वैल्यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 2 17/2, सॉरी 17/3। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 ही हो गया, 9 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 9 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, ठीक है ना। इसी तरह से 50 से ये 2 टाइम हो जाएगा और 2 से ये भाई मेरे कितने, 12 टाइम, ठीक है ना। अब आप ये बताओ जरा, अब आप मुझे ये बताओ जरा कि यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एसआई निकालना है, तो एसआई निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी, सॉरी ये 50 हमने गुणा नहीं किया, आर इंटू 50, ठीक है ना। तो आप ये बताओ जरा, 12 पंजे 60 और 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अरे ये वाला 50 हम एक छोड़ दिए, ठीक है ना, ये वाला जो 50 था ना वो हमने छोड़ दिया था, चलिए कोई बात नहीं। देन आगे बढ़ते हैं दोस्त, एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें इतना दे रखा है, तो 5.5, अरे फिर से वही क्वेश्चन आ गया शायद, मे बी बाय मिस्टेक, चलिए कोई बात नहीं। एक पाइप ए और बी क्रमशः, देखिए ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है 40 घंटे में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसकी इफिशियंसी की बात करता हूँ 4 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी की बात करता हूँ 1 हो जाएगी, आपके हिसाब से यहाँ पर कहा गया सी एक निर्गम पाइप है जो टंकी से जुड़ी है, यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो ए और बी मिलकर टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे भी 80 मिनट अधिक समय लगता है। आप ये बताओ भाई, 80 मिनट अधिक समय लगेगा अगर ए और बी के भरने से, तो आप कहेंगे ए और बी ने 80 मिनट में जितना भरा होगा उतना ही सी ने टोटल, मतलब जितना समय ए और बी को लगा और उसके बाद 80 मिनट बाद जितने समय तक टोटल वर्क हुआ उतने ही समय में उतना ही खाली किया होगा किसने, सी ने। तो 7 घंटे ए और बी को खुला रखा जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, तो बताइए कि सी खोल दिया जाए अगर अब, तो क्या हो जाएगा भाई, कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, आप ये बताओ जरा। 5 के हिसाब से 40 लीटर को भरने के लिए कितने समय लगेगा, तो आप कहेंगे 5 अट्ठे 40, अरे भाई 5 से विभाजित करेंगे तो आपको 8 घंटे का समय लगेगा। अब देखिए 8 घंटा 80 मिनट, 8 घंटा 80 मिनट, देखिएगा 8 घंटा 80 मिनट को अगर हम लिखना चाहें तो 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 9 घंटा 8 चौक 32, 32 36 बट्टे 8, सॉरी 8 तिया 24, 24 4 28/3 घंटे में उतना ही सी खाली करेगा जितना 80 मिनट का मतलब हो गया 4/3, 80/60, 4/3 समय में ए और बी मतलब 5 के हिसाब से इसने भरा होगा। बात से सहमत है आप, इसे इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है ना, 4 सत्ते 28,
ठीक है ना, ये 7 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7/3 घंटे में कितना, 5/3। आपको क्या करना है, आपको खाली करना है भाई मेरे इन दोनों ने 7 घंटे में जितना भरा होगा, 7 घंटे में कितना भरा होगा, 35। आप ये बताओ 5/3 को, 5/3 का इधर में देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 घंटे का समय लगता है कितना, 5 लीटर सी को क्या खाली करने में। तो आप ये बताओ कि ये 35 बनाना है, कितना 35 बनाना है, 7 गुना करना है, तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा, 49 आवर्स, 49 आवर्स। देन हमारा जो आंसर होगा वो होगा 49 आवर्स। बात से सहमत है? ये बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपए में बेची। रेनू ने इसके परिवहन पर 224 रुपए खर्च किए। अच्छा देखिए 576 में खरीदा और 224 रुपए खर्च कर दिया, तो 576 प्लस 24 600 हो जाएगा और 200 800, 800 रुपए में रेनू को ये वस्तु पड़ी, ठीक है ना, और इसे रघु को उस कीमत पर बेच दिया जिससे सुधा को 24% का फायदा होता था। मतलब सुधा की सबसे पहले मुझे सीपी निकालना होगा, ठीक है ना। अच्छा 800 रुपए रेनू के लिए क्या है, आपकी कीमत है, सीपी है। आप ये जानते हैं कि भाई मेरे जो रेनू के लिए जो कीमत हो गई, रेनू का जो सीपी हो गया, सीपी जो हो गया वो हो गया 800 रुपए। कैसे, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं भाई मेरे 20% की हानि पर इतने रुपए में बेचा, तो आप ये बताओ सुधा के लिए 5 वाली वस्तु 4 में बेचनी पड़ी होगी, और 4 की वैल्यू कितनी है, 576 दे रखी है, 576। आप कहेंगे 4 एकन 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 144 गुना 144 इंटू अगर 5 करेंगे तो 720 हो जाएगा। अरे 5 चौक 20, 5 14 पंजे 70, 70 और 20 कितना हो जाएगा, तो आप बड़े ही आसानी से कह सकते हैं 720 रुपए हो जाएगा। अब देखिए ये सीपी है इसका, और इसी पर अगर मुझे 24% का फायदा होता, सॉरी 24% का फायदा होता, तो 24 बटे इसे 100 लिखते, आपका ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए इसे मैं 24 इंटू 3 लिख सकता हूं, इसे कितना लिख सकता हूं, 24 इंटू 3, 24 इंटू 24 कितना होता है, 576 इंटू 3, इसे लिखा जा सकता है 576 इंटू 3 डिवाइडेड बाई वॉट, 10। तो आप इसे चाहें तो देखिए जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए, 6 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, देन 3 पंजे 15, 15 और 2 17। मतलब आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 172.8 का। और आपको आर्टिकल पड़ा कितने में है, तो आपको 720 में पड़ा है, 720 में पड़ा है, ठीक है ना। अच्छा 720 में अगर मैं इतना और ऐड कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, किसके लिए, रेनू के लिए, रेनू के लिए एसपी हो जाएगा। लेकिन रेनू को ये वस्तु कितने की पड़ी, 800 रुपए की। अच्छा देखिए यहां पर अगर मैं 700 और ये वाला 100 एक ले लूं तो आप कहेंगे जी 800 तो ये हो गया, और इससे जो ज्यादा है 20 प्लस 72.8, और 72.8 प्लस 20 करेंगे तो 92.8 रुपीज का प्रॉफिट है। ये किसका है प्रॉफिट, रेनू का, और मुझे प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए होगा रेनू का, ठीक है ना। तो अपॉन में कितना होगा, 800 हो जाएगा, इनटू 100 करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इससे कैंसिल आउट करेंगे कितना, 8 एकन 8 और 8 एकन 8 12 8 6 48, देन कितना हो जाएगा 11.6, क्या कहीं है, तो 11.6, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ए और बी के आय का अनुपात 8 वर्ष पहले हमें 2:3 दे रखा था, 2:3 है। 4 वर्ष पहले देखिएगा, ये भी 8 वर्ष पहले और ये भी 4 वर्ष पहले है, कितना है, तो ये आपका 5:7 है। आप ये बताइए इन दोनों में अंतर कितना है, 2 का, इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का। अगर मुझे रेशियो बराबर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, 2 का गुणा कर लूंगा, और 2 का गुणा करने के बाद भाई मेरे यही वाला जो मेरा रेशियो है वो 4:6 का हो जाएगा। मेरे हिसाब से अंतर कितने का है, 1 का, और 1 के अंतर की अगर बात करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस में ऑलवेज बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, इसमें से इसे घटाएंगे तो भाई मेरे प्लस का 4 आएगा डिफरेंस, और 4 आएगा तो मुझसे पूछा क्या गया है, अब से 8 वर्ष के बाद उनकी उम्र क्या होगी। देखिए भाई 4 वर्ष पहले क्या रही होगी, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 रही होगी।
अगर 4 ऐड कर लूंगा तो ये प्रेजेंट आ जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन मुझसे तो आज के बाद पूछा है, 8 वर्ष बाद, तो 8 और ऐड करना होगा, इसमें भी 8 ऐड करना होगा। 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 4:5 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। डी एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। अब ध्यान दीजिएगा, ई ए सी पर स्थित है, इस प्रकार है कि ए सी अपॉन 3, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा, मैंने ये कहा एबीसी हमारा कोई एक ट्राइंगल है, मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल बना लेता हूं, कोई भी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। देन ए बी और सी, कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है कौन, डी। डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। बिंदु ई एसी पर स्थित है, बिंदु ई क्या है, एसी पर स्थित है। और यह बिंदु इस प्रकार है कि सीई अपॉन एसी की बात करेंगे तो ये 1:3 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये 1 होगा, ठीक है ना, ये आपका ई है, ठीक है ना, तो ये वाला 2 होगा और टोटल आपका कितना होगा, 3 होगा। बात से सहमत है। बीई और एडी जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एक तो एडी हमें मिलाना होगा दोस्त, ठीक है ना, और दूसरा मिलाना होगा बीई। और ये एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं किस पर, जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना, जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको रेशियो बताना है किसका, ए अनुपात बी, मतलब एक तो ये वाला और इसका रेशियो इसके साथ बताना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा। ये वाली जो लाइन है ना बीई, इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन इधर ड्रॉ कर दूं, इधर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो आप ये बताओ जरा, अभी देखिएगा, केवल और केवल आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। और छोटा सा काम क्या है, ये वाले 2 ट्राइंगल देखने हैं, एक तो ये वाला बड़ा वाला, ठीक है ना, और एक ट्राइंगल और इसी में ले लीजिए। तो एक ट्राइंगल आप ले लेंगे कौन सा वाला, तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाला, ठीक है ना। अभी अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूं, तो आप कहेंगे देखो ये मध्य बिंदु है, इसकी वजह से 1:1 होगा। जब ये 1 होगा तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल। तो आप क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो सिमिलर हो जाएंगे, 1:1 होगा। मतलब इस एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो इस वाले 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। और मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे ये पूछा गया है कि भाई एडी अनुपात जी डी ए जी अनुपात ए जी अनुपात जी डी। आप ये बताओ, देखो इन 2 लाइन का जो रेशियो होगा, क्योंकि अब इस वाले ट्रायंगल में आप गौर करके देखिए जरा, ठीक है ना, यहां पर देखने वाली कई चीजें हैं। चलो भाई देखते रहो। देन अगर मैं इन 2 ट्रायंगल्स में देखता हूं, अब इस वाले ट्रायंगल्स में देखता हूं और साथ ही साथ में मैं इस वाले ट्रायंगल में देखता हूं, तो आप कहेंगे ये वाला 1 है, ये वाला 4 है, तो 1:4 इसका भी हो जाएगा, तो ये भी 4:1 के ही अनुपात में होगा। तो आपको रेशियो मिलेगा 4:1 का, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है। एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा एबी और सीडी को आगे बढ़ाया जाता है जो जाकर ई पर मिलते हैं। देखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज है एबीसीडी। अच्छा, एबी और डीसी को, मतलब ए बी में सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं, ए और यहां पर बी, और यहां कहीं सी रहा होगा, और उसको डीसी को भी बढ़ा देते हैं, और ये ई पर मिलते हैं, तो ये तभी मिल पाएंगे ई पर, ठीक है ना। इसे मैं डी मान लेता हूं, ठीक है ना। और उसके बाद ई पर मिलते हैं, ये कहां मिलते हैं, ई पर मिलते हैं। यदि एडी और बी सी को, अच्छा मतलब एडी को भी बढ़ाया गया है, एडी को हमने बढ़ा दिया, और उसके बाद बी सी को भी हमने बढ़ा दिया, जो किस पर, एफ पर मिलते हैं, एफ पर ये भी मिल जाते हैं। तो ये पहले मैं मिला ही लेता हूं, ठीक है ना, अब में से, तो ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब हुआ अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, ठीक है ना। अच्छा, एडीसी ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है। अच्छा, बीईसी ये वाला एंगल, ये वाला हमें कितना दे रखा है, 52 डिग्री दे रखा है। पूछा क्या है, बीएडी, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं, बी ए डी, बी किधर, बी ए डी, एक तो ये वाला एंगल, और दूसरा क्या है, ए एफ बी, एफ ये है, ए एफ बी ये वाला एंगल, ठीक है ना, थीटा।
ये वाला एंगल है आपका, मान लेते हैं अल्फा। तो इन दोनों के बीच का अंतर मतलब अल्फा माइनस थीटा या फिर थीटा माइनस अल्फा, इन दोनों का अंतर पूछा है। आप जरा गौर से देखो, आप एक बात मुझे ये बताओ, आप जरा ये बताओ, देखो अगर ये 75 है तो ये वाला कितना होगा, 180 बनाने के लिए 105 होगा, कितना होगा, 105 होगा, ठीक है ना। अगर ये 105 है तो इस वाले ट्रायंगल में जरा देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला बाह्य कोण हो जाएगा। जब बाह्य कोण हो जाएगा तो मतलब इन दोनों का जो सम है वो होना चाहिए इस वाले बाह्य कोण के बराबर, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है ना। अब जब ये 53 है तो ये वाला भी कितना होगा, ये भी 53 डिग्री हो जाएगा। पहली बात समझ में आई या नहीं। अब देखिए ये वाला 53 है, ये वाला 53 है, तो ये वाला भी तो 53 होगा क्योंकि ये वाला 53 है, ये वाला 53 होगा, या फिर ये वाले क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो भाई मेरे ये क्या है, ये इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का भी सम 180, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी 53, या फिर अपोजिट एंगल सबसे बेहतर होगा आपको समझना। तो आप इसे कहेंगे ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जी 53 डिग्री, 53 डिग्री, ठीक है ना। अगर ये 53 डिग्री है तो आप मुझे ये बताओ जरा जल्दी से कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। तो इन दोनों का सम भी तो फिर 75 होना चाहिए, इन दोनों का सम 75 होना चाहिए। 75 बनाने के लिए इसे मुझे कितना करना होगा, 22 करना होगा। और मुझे तो इन दोनों का अंतर पूछा है, अल्फा थीटा का अंतर पूछा है। अरे 22 और 53 का जो अंतर होगा वो 31 होगा, कितना होगा, 31 होगा, ठीक है ना। यही मुझसे पूछा गया है, तो भाई आपके सामने प्रस्तुत है इसका भी सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस रूट एक्स नहीं है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 अच्छा ठीक है भाई, ये ना 25x होगा यहाँ, ये दो बार लिख गया क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 25, हमें लग रहा है एक्स, एक मिनट जस्ट 1 मिनट, ठीक है ना, मैं इसे एक बार चेक कर लूँ, मुझे लग रहा है वैल्यू कुछ गलत हो गई है, टाइपिंग एरर। हाँ, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं कभी कभी। एक मिनट जस्ट वेट कीजिएगा। अगर मैं इसे 2√5 लेके देखूं तो शायद आंसर आ जाए, एक मिनट देख लेता हूँ, चेक ही कर ले। 2√5 होगा ये जो वैल्यू है वो शायद गलत है, तभी इतना आ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस 2√5 एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप ये बताइए, यहाँ से मिलेगा आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√5, मिल जाएगा या नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात कर, एक मिनट अब चेक ही कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है वो हो गया। एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या है, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2√5 है प्लस एक्स, ठीक है ना। सॉरी ये गलती बाई मिस्टेक ऐसा हुआ, ठीक है ना, अब सही है। तो जब इतनी वैल्यू हो जाएगी तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। दो दूनी 4×5 = 20 माइनस 2, आंसर हो जाएगा जी 18, ठीक है ना। आप यहाँ से x³ प्लस 1/x³ भी निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो दो दूनी 4 दूनी 8×5 = 40, 40 माइनस 3 इंटू 2√5, 2√5, तो ये हो जाएगा भाई मेरे 34√5, यहाँ पर भी √5 भी रहेगा, ठीक है ना। √5 का क्यूब करेंगे तो 5√5 होगा, ठीक है ना, 34√5 हो जाएगा। 34√5 और कितना करना है भाई मेरे 18 का मल्टीप्लाई करना है,
क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये जो होता है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू होती है। देखिए इन दोनों का गुणा करना होगा, मतलब 18 का गुणा आपको कितने में करना होगा, 34√5 में करना होगा और -2√5 करना होगा। देखिए मैं 4 अट्ठे 32 मतलब 2 आएगा, 4 अट्ठे 32 2 आएगा और 2 को मैं जैसे ही 2 से घटाऊंगा तो मुझे यहाँ पर 0√5 मिलेगा कुछ। ठीक है ना, 0√5 मिलेगा और 0√5 किसी में है तो ये है 610। ठीक है ना, यही मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है ना दोस्त, आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसका हमें कैलकुलेट करना है। आप ये बताओ जरा, देखिए यहां से आप एक बात जानते होंगे, यहां से एक बात जानते हैं, केवल इसकी हम बात कर रहे हैं तो इसे ना हम एक्स स्क्वायर का होल क्यूब समझते हैं। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का क्यूब समझते हैं, सॉरी सेक स्क्वायर का क्यूब समझते हैं, 10 स्क्वायर का क्यूब समझते हैं। तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा भाई मेरे, देखिए सेक और 10 को मैं एस ई और टी लिखूंगा। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, दूसरे में सेक की पावर 4 थीटा, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, प्लस 10 की पावर 4 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 10 थीटा, प्लस में ही रहता है ये, और ये दोनों स्क्वायर हैं तो स्क्वायर ही रहेंगे। ठीक है ना, -3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर भी मैं क्या करता हूं, वर्गांतर लगा लेता हूं, वर्गांतर लगा लेता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और दूसरे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये जैसा का तैसा बना रहेगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप ये बताओ यहां से कॉस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 1 2, देखिएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, ये बात तो फिक्स हो गई। ठीक है ना, 2 हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी ये 2 है, 2 है तो ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो 3 हो गया। तो देखिए 3 एक ही इसमें है, एक भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है अभी। चलिए भाई ऊपर वाले को देखते हैं, अगर 3 आ जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और 3 नहीं आया तो 2 आएगा, तो फिर ये इतना आ जाएगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी भाई मेरे कितनी होती है, 1 होती है। आप ये बताओ जरा, इसमें से अगर मैं इसे घटाऊंगा, ठीक है ना, इसे मैं घटाऊंगा तो माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये तो होगा, प्लस 1। तो आपकी इसकी भी वैल्यू 1 होती है और अपॉन में 3 है, तो 1 + 1 2/3, 2/3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा ये वाला। ठीक है ना, तब फिर ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बात से सहमत है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त। अब एक परीक्षा जिसमें पूर्ण अंक 500 थे, ए ने बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 80% अंक प्राप्त किए हों तो डी द्वारा प्राप्त अंक, देखिए ए और डी का डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव रेशियो लगा देंगे, सक्सेसिव रेशियो लगा देंगे। ए बी से 25% अधिक, अगर मैं ए और बी की बात करूंगा, जैसे यहां पर आप समझिएगा ए और बी की बात कर लें, बी और सी की बात कर लें, अगेन सी और डी की बात कर लें, तो देखिए इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट लेंगे, मतलब जो रिलेटिव रेशियो हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, A/D का रेशियो आ जाएगा, सक्सेसिव लगाएंगे तो। ठीक है ना, सक्सेसिव लगाएंगे तो A/D का रेशियो हो जाएगा, तो A/D ही आपको मिलेगा। A/B की अगर हम बात करते हैं तो गौर कीजिएगा, बी की तुलना में 25% अधिक, 25% की वैल्यू 1/4 होती है, मतलब अगर बी को 4 मिले होते तो ए को 5 मिल जाएंगे,
और बी ने सी की तुलना में 60% अधिक, अगर सी की वैल्यू 5 होती है तो 5 पर 3 ज्यादा, इसका मतलब 8 मिलेंगे किसे, सी को। और सी ने डी की तुलना में 20% कम, डी की तुलना में 20% कम, मतलब डी को अगर 5 मिले होंगे तो इसे 4 ही मिलेंगे। तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 8 और यहां पर हो जाएगा 5। और ये क्योंकि फाइनली डी है इसलिए A:D का रेशियो होगा। ए की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कि भाई मेरे ए ने 80% अंक प्राप्त किए, ए ने कितना प्राप्त किया 80%, तो डी ने कितना, तो ये हो जाएगा 50%। आंसर हो जाएगा जी 50%। बात से सहमत है? आगे बढ़िए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 56 है। प्रथम 11 संख्याओं का 10 संख्याओं का औसत 71.7 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। इसके बाद अगली 3 संख्याएं अर्थात 22, 23 और 24 की बात करते हैं तो इनका रेशियो 1:2:1/3:5/12 के अनुपात में है। तो 22वीं और 24वीं संख्या का औसत क्या होगा? देखिए 24 संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा 24 संख्या है, जिसमें से पहली 10 के बारे में गिवन है कि 10 का जो औसत है वो है 71.7, ठीक है ना। और दूसरी जो 11 संख्याएं हैं अगली, उनका है 42। अब देखिए यहां पर बचा होगा 22वीं संख्या, 22वीं, 23वीं और 24वीं संख्या। इनका रेशियो इतना 12 का मैं गुणा करूंगा तो देखिए 6:4, अरे 12 का गुणा करेंगे 3 चौक 12 देन 5। ये आपका इन तीनों संख्याओं का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना, रेशियो हो जाएगा। मतलब इतना एक्स एक्स करके आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए सभी 24 संख्याओं के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन और है कि सभी का जो औसत है वो 56 है। आप देखिए अगर 60 घटा देते 11.7 बचता और 4 और ज्यादा बचेगा तो 15.7। जैसे ही मैं 10 का गुणा करूंगा तो आपको मिलेगा 157, ठीक है ना। अब देखिएगा 56 बनाने के लिए आपको कितना 14 देन 11 चौक 44, 11 चौक 44 सॉरी 11 चौक 44 और 11 एकन 11 और 4, 11 और 4 कितना हो गया 15 हो गया, सॉरी चलो इधर ही लिख देते हैं, ठीक है ना। 154 ध्यान दीजिएगा ये माइनस करना पड़ेगा तब 56 बचेगा और इतना प्लस करना होगा तब 56 का बचेगा, तो ये माइनस का आएगा ये प्लस का आ जाएगा, मतलब यहां इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट रुक जरा, है ना। तो भाई ये कितना है 154, ठीक है ना। दोनों का अंतर माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3। अब देखिएगा यहां इन तीनों का सम हम कितना मान सकते हैं, इन तीनों का सम मान सकते हैं 56 इंटू 3, और माइनस का ये वाला 3 इधर से माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इन सभी का सम कितना हो गया, आप मुझे ये बताओ इन सभी का सम कितना हो गया, 6 4 10 और 1 15 एक्स, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, अगर इसे मैं एक्स मान लूं, इसे भी एक्स मान लूं, इसे भी एक्स मान लूं, तो एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, रेशियो की वैल्यू। देखिए 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 यहां से भी कैंसिल आउट होगा, यहां से भी कैंसिल आउट होगा, 3 पंजे 15, तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी देखिएगा 56 माइनस 1 दैट इज 55, और 55 को अगर 5 से विभाजित करूंगा तो 11 बचेगा। एक्स की वैल्यू यदि 11 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 11 हो जाएगी। तो आप ये बताओ जरा इन दोनों का मुझे औसत चाहिए होगा, औसत कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 6 11/2 दैट इज 5.5 ये तो होगा। 5.5 में जैसे ही गुणा करेंगे 11 पंजे 55 आपका 5 आ जाएगा, 11 पंजे 55 और 5 कितना होगा 60.5, 60.5 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। दोस्त बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखिएगा 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4, अगर मैं sin थीटा की वैल्यू यहां से बात करूं sin थीटा तो वो हो जाएगा 4/5, इसका मतलब 4 तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। देन अगर मैं बेस की बात करता हूं तो बेस दोस्त मेरे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेक थीटा होता है भाई मेरे हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब 5/3, और कॉट थीटा होता है, देखिए 4 का गुणा करना है लेकिन कॉट थीटा की वैल्यू होती है भाई मेरे क्या, कॉट 10 का अपोजिट होता है, मतलब ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना हो गया 3 अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। जरा गौर कीजिएगा अपॉन में कितना है 4 इंटू 10 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 माइनस
5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5, 3/5। इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कहेंगे ये 16, अब देखिए पहले न्यूमरेटर, देन अगर हम 12 एलसीएम ले लेते हैं, 12 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो आप कहेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 3 त्रिका 9 चौक 36, 36 डिवाइडेड बाई वॉट, देन यहां पर देखिएगा 16 माइनस 3 त्रिका 9, 16 माइनस 9 7/3, ठीक है ना। 3 से 4 टाइम, 4 सत्ते 28, देखिए 56/28, 56/28, 14 चौक 56 और 14 दूनी 28, मतलब ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। हमने ये कहा एक 9 अंकी संख्या इतना 99 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। देखिए एक बात आप सभी जानते हैं कि भाई मेरे, अगर यहाँ पर देखा जाए 99 से विभाज्य कोई भी संख्या तभी होगी जब वो 11 और 9 दोनों से विभाज्य होगी, 11 और 9 दोनों से विभाज्य होगी। 9 और 3 जहां भी दिख जाएगा, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या, डिविजिबिलिटी की कंडीशन, और डिविजिबिलिटी हमारी ये कहती है कि भाई मेरे इन सभी डिजिट्स का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जरा देखिएगा, मैं 9 डिलीट 9 का प्रोसीजर फॉलो करता हूं। भाई मेरे क्या है, ये डिलीट हो जाएगा, 9 एक इधर तो 5 बचेगा। देखिए 9 8 और 8 16, 16 में से अगर 2 यहां से हम ले लेंगे तो भाई मेरे कितना बचेगा, 4 यहां बचेगा, 18 हो जाएगा, 18 डिलीट हो जाएगा, 4 यहां बचा, 4 और 7 11 हो गए, 11 में से 9 डिलीट होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड में तो हमने कोई चेंज किया नहीं, ये बराबर होना चाहिए या तो देखिए 0 के, या 9 के, या 18 के, या 27 के, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई मेरे, 27 तक, 27 36 तक भी हो सकता है, सारे के सारे 9 होते तो, लेकिन क्योंकि ये 2 है तो भाई मेरे 36 तो होगा नहीं। इन्हीं में से कोई सम आएगा, या तो 0 आएगा, या 9 आएगा, या 18 आएगा, या इतना आएगा, तो मैं बस यही चेक कर लेता हूं। देखिए यहां पर 0 बनाने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस कभी हो नहीं सकती, माइनस नहीं हो सकती, माइनस का 2 नहीं हो सकती, तो भाई मेरे क्या अब 9 बनाना पड़ेगा। अगर 9 बनाएंगे तो इनकी वैल्यू या तो 7 हो सकती है, 7 क्या ऑप्शंस में है, नहीं है। 18 बनाने के लिए कितना होगा, 16 हो सकती है, 18 बनाने के लिए कितनी होगी, 16 होगी, 16 है क्या, बिल्कुल है जी, तो यही हमारा आंसर होगा। तीसरी वैल्यू ये भी हो सकती है भाई मेरे 27 25 भी हो सकती है, इन तीनों का डिजिट का जो सम है वो 25 भी हो सकता है। ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवा AB और CD एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल APC 95 डिग्री और AOD कितना है, 110 डिग्री है, तो हमें बताना है BOC, 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 AOD और BOC, ठीक है जी, BOC। अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये हमारा, मैं थोड़ा सा बड़ा सा सर्कल बना लूं, यह सर्कल का कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ज़्यादा बेहतर होता, ऐड करने के लिए सर्कल हो, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई ये लो, ये बन गया आपका सर्कल, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, दो जीवाएं ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गई हमारी ए बी, और दूसरी हो गई भाई मेरे सी डी, ठीक है ना, सी डी, यही हमारा क्रम रहेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा कई बार ये ओ सर्कल, ये पॉइंट दे रखा होता है, इससे इससे हम मिला देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ए ओ डी एक तो एंगल है ये वाला, मान लेते हैं इसे एक्स, ठीक है ना, और दूसरा है बी ओ सी, बी ओ सी, इसे मैं मान लेता हूँ जी वाई, कितना मान लेता हूँ वाई। अब एक छोटा सा हमें काम करना होगा, और छोटा सा काम क्या करना होगा, तो हम यहाँ से देखेंगे ये वाला एंगल इधर है, तो हम एक काम करते हैं इस वाली लाइन को मिला लेते हैं केवल, ठीक है ना, इस वाली लाइन को मिला लेते हैं और इसी से सारे काम हो जाएंगे। एक बिंदु एक और दे रखा है ए पी सी, ए पी सी, ए पी और सी, ये वाला एंगल मुझे दे रखा है कितना है, 95, ए पी सी, ठीक है ना, इसे मैं थीटा मान लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है ना, थीटा मान लेता हूँ अभी के लिए, चलो भाई, ठीक है ना। तो इसे थीटा नहीं मानता मैं, इसे थीटा मान लेता हूं, इस वाले को, ठीक है ना, एपीडी को,
ए पी डी को, ये वाला पी है तो ए पी डी को इसे हम थीटा मान लेते हैं, इस वाले को थीटा नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इससे देखिए हमारे कुछ काम होंगे जो आसान होगा समझना, ठीक है ना। तो भाई अब मैंने ये कहा अगर मैं इस वाले ट्राइंगल, इस वाले पूरे उसमें देखूं तो देखिए जरा, ये वाला इसका सेंटर पर बना हुआ एंगल है, अगर ये सेंटर पर बना हुआ एंगल है तो इसी आर्क के द्वारा इसके सरकमफेरेंस पर बना हुआ एंगल ये इसका आधा होगा, मतलब ये वाला हो जाएगा एक्स वाई टू, ठीक है ना। अब देखिएगा ये वाला y एंगल इसके सेंटर पर बना हुआ है और ये वाला इसी आर्क के द्वारा क्या है, इसके बाह्य कोण हो जाएगा, मतलब ये वाला कोण हो जाएगा आपका सर्किल के सरकमफेरेंस पर बना हुआ एंगल y बाई टू। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल को जरा गौर से देखो, इस वाले ट्राइंगल को जरा गौर से देखो, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर याद रहेगी तो ज्यादा बेहतर है, और मैं याद करा दूंगा फिलहाल, ठीक है ना। तरीका उसका आपको याद रखना पड़ेगा। देश बात से सहमत है। इस वाले ट्रायंगल में अगर देखूं तो ये वाला इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो आपका जो थीटा बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। अब देखिए लिखने का तरीका जरा समझते हैं। एंगल, एंगल ध्यान दीजिएगा, ए पी डी, ए पी डी बराबर होता है एंगल बी पी सी, और ये बराबर होता है किसके भाई मेरे, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी के सम के आधे के, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये इसके बराबर होता है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए भाई आप ये बताओ जरा, आप मुझे ये बताओ क्या इसकी वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है। मुझे तो इसकी वैल्यू गिवन है, अगर इसकी वैल्यू 95 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम होना चाहिए 180। 180 बनाने के लिए ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 85। 85 का अगर दोगुना करूंगा, 85 का दोगुना करूंगा तो ये एंगल एओडी और बीओसी का क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। देन एओसी और बीओसी का सम आ जाएगा, इसका अगर दोगुना करेंगे तो 170 होगा, 170 बराबर होगा, देखिएगा एओडी की वैल्यू 110 है और प्लस ये मुझे निकालनी है, ये मुझे निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, 60 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा एक छोटी सी बात मुझे यहाँ पर आपको बतानी होगी, और वो बात क्या है, तो आपको इस केस में जब भी दो हमारे क्या जीवाएं एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे यहां पर है ना ए ओ डी, ए ओ डी, देखिए ए और डी, देखिए ये सेंटर आ गया, ये क्या आ गया, सेंटर, ध्यान दीजिएगा सेंटर, और ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। लेकिन ये वाले अगर दोनों ही टर्म दोनों में समान है तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, इस एंगल की वैल्यू इन दोनों एंगल्स की वैल्यू का आधा होती है, या तो एपीडी मतलब यहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा मिडिल में, और यहां पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, और यहां पर वही वाले ए ओ डी ये सेंटर के साथ में एंगल होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट इन दोनों के प्लस का आधा होता है, ठीक है। चलिए भाई उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पर। एक वर्ग ए का विकर्ण हमें ए प्लस बी इकाई है, वर्ग बी जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल का दोगुना है। आप ये बताओ जरा, मैंने यहां पर क्या किया, एक वर्ग ड्रॉ कर लिया और इसका विकर्ण मुझे दे रखा है ए प्लस बी है, तो आपका जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी रूट ए प्लस बी अपॉन रूट टू, ठीक है ना, ये इसकी साइड हो जाएगी। अगर इसके एरिया की बात करता हूं, एरिया तो एरिया हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर बाई टू, और इसके दोगुने बी जिसका क्षेत्रफल, अगर बी की बात करता हूं, देखिए बी, तो इस वाले बी का जो क्षेत्रफल है इसका दोगुना है, मतलब इसका दोगुना है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा इस वाले का, ठीक है ना। अगर इस वाले का एरिया इतना है, ठीक है ना, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, मतलब इसका जो कैपिट ए है वो कितना हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा, सॉरी अरे यार क्या है भाई, सॉरी ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं नहीं तो बार बार गलती हो रही है, ठीक है ना। हाँ जी, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, ये वाला विकर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई
ए प्लस बी रूट टू, ए प्लस बी रूट टू, और इसी के विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल मुझसे पूछा गया है, इसके विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू टू, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर टू होगा, तो टू रूट टू इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, टू इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पर। 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है दोनों ही स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर, थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 3, तो आप इसे 12 कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर में लिखा रहने देता हूं क्योंकि कॉस की सिंपल एक टर्म में वैल्यू है आपकी, तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस बराबर 3। आप ये बताओ जरा, कॉस स्क्वायर तो ये हो जाएगा 14 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 14 पंजे 70, 70 के ऐसे गुणनखंड जिनका जिनका हमें क्या अंतर अंतर 3 मिलना चाहिए, तो 10 इंटू 7, 10 इंटू 7, तो एक तो होगा 10 और एक होगा 7, कितना होगा 7। अब देखिए 10 और 7 आएगा तो यहाँ पर 10 प्लस का आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ये वाला जो है जब मिस सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 7, अब जब 10 इंटू 7 होगा तो 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, तो आपको ये वाला जो मिलेगा ये प्लस के साथ यहाँ मिलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला आपका प्लस का बना रहेगा, तो सॉरी ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला आपका प्लस का बना रहेगा। ठीक है ना। और इसके अपॉन में भी 14 लिख लेते हैं, इसके अपॉन में भी 14 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 10 होगा, प्लस का 10 ये प्लस के उसमें आएगा तो सी की जो कॉस की वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी, माइनस में वैल्यू इसकी हम नहीं लेंगे फिलहाल, तो 5/7 है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 1/2, क्योंकि वैल्यू हमारी 90 और 0 के बीच में दे रखी है, तो ये भी वैल्यू आपकी कॉस में कितने की होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 60 डिग्री आपको यहाँ रखना होगा। कोसेक 60 होता है 2/√3 प्लस सेक 60 और कोसेक 60 और सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/2, नहीं सॉरी 2, ठीक है ना, 2 होती है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो भाई मेरे टेन साठ और कॉस 60, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और इसकी वैल्यू होती है 1/√3। बात से सहमत है। तो आप यहां से जरा देखिएगा √3 अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर बचेगा हमारा, देखिए 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस √3 और अपॉन में कितना हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई होगा, 3 और 1 4/√3 और √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2, 1 प्लस √3/2, 1 प्लस √3/2, ये आपका सही आंसर होगा। आ जाते हैं दोस्त डीआई के क्वेश्चंस पर। डीआई के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, बेहद आसान होते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव हो सकते हैं, कैलकुलेटिव हो सकते हैं, कोई बात नहीं। देखते हैं जरा, 6 वर्षों के दौरान किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना है। वस्तु डी का निर्यात वस्तु बी के औसत निर्यात से, मतलब बी का सबसे पहले हमें औसत निर्यात देखना होगा, बी का औसत निर्यात, ये है निर्यात बी का, ठीक है ना। और बी के निर्यात की बात करते हैं तो जरा देखिएगा 9, 11, 20, 20, 8, 28, 28, 32, 40, 40 का 0, 4 बचेगा भाई मेरे, 4 2 6 और 3 9 और 3 12 और 4 18, 18 और 8 26, 6 बचेगा भाई मेरे, 26 का 6 बचेगा। अगेन हम आ जाते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, 964, ठीक है ना, बी का निर्यात। और बी के औसत निर्यात का, बी के औसत निर्यात का अगर मैं औसत इसका लगाऊंगा तो औसत कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से मैं विभाजन कर लूं तो आप कहेंगे 6 एकन 6, छिचंग 36, अगेन मतलब 1 के समथिंग 661 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। और 661 का 1.4 गुना अगर मैं करूंगा तो आप 1.4 गुना, देन 14 एकन 14, 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, 84 और 85 5 आ जाएगा, ठीक है ना, 85 5 आ जाएगा, 14 एकन 14 और 5 22, मतलब ये 200
25 के समथिंग है, 225 के समथिंग। डी में देखो जरा कहाँ पर है, 225 के समथिंग। ये देखिए कोई वैल्यू हो सकता है गलत हो गई हो एक आध, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देन लगभग नियर अबाउट क्या है, 224। तो आपका कब है ये, 2013 में। 2013 में आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में हो सकता है एक आध इधर उधर हो गया हो, लेकिन लगभग आ रहा है, तो मे भी मुझे लग रहा है आंसर सही होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा फिर भी। 2010, 12 और 14 में वस्तु डी का कुल निर्यात, 2010, 12 और 14 में डी, 2010, 12 और 14 में डी का कुल निर्यात। देखिए भाई मेरे 300, 200, 500, 500, 700, 700, 750, 50 और 770, ठीक है ना, शायद 770 ही होगा, 770। इसके बाद 2011 और 2012 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात, 2011 और 2012 में, 2011 की अगर बात करते हैं तो ये हो गया, और 2012 की भी बात कर लेते हैं तो आपका ये हो गया। 2011 की बात करते हैं, देखिएगा जरा, 2, 4, 6, 10, 10 के लिए 0 आ जाएगा, एक बचेगा, 9, 4, 13, 13 और 3, 16, 16 और 5, 16 और 5, 21, सॉरी 16, 5, 21। देन 2 बचेंगे, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 910 हो गया, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं तो देखिएगा जरा, 25 पहले, 7 और 8, 15, 5, 20, 2, 6, 7, 8, 9, 9 और 3, 12, 12, 13, 14, 4, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, ठीक है। अब आप इन दोनों का अगर सम करेंगे, आप इन दोनों का सम करेंगे, 9 और 8, 9 और 8, 1750, 1750 हो गया, ठीक है ना। आपको क्या करना है भाई मेरे, कुल कैलकुलेट करना है, 770, 1750 का कितना है, 1750 का कितना है। तो आप क्या करेंगे भाई मेरे, गुणा कर लेते हैं कितने का, 100 का। आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 सत्ते 7 से 11 टाइम, 11 चौक 44 इज द राइट आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल सही। देन 2014 और 2015 में वस्तु ए के निर्यात, 2014 और 2015 में वस्तु ए का निर्यात, 14 और 15 में वस्तु ए का निर्यात हो गया 825, ठीक है ना, निर्यात। और 2011 और 2015 में सी के निर्यात का अनुपात, 2011 और 2015 में सी का अनुपात, 2011 और 2015 में सी का अनुपात 300, 200, 500, 50, 550, 550, जीरो से नहीं कैंसिल आउट होगा, 25 से 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 से 25 दिया 75, 25 दिया 75, देन 3:2, 3:2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। दी गई सारणी में 2012 से 2014 तक वस्तु ए का कुल निर्यात, 2015 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है। 2012 और 2014 में ए का निर्यात, 2012 और 2014 में ए का निर्यात कितना हो जाएगा, 400, 650, 650। और ये कितने का, सभी 2015 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का, 2015 में सभी 4 वस्तुओं का कुल निर्यात कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ से देंगे 9, 8, 15, 15, 20, 0, 2, 7, 2, 9, 9 और 9 हो जाएगा भाई मेरे। और इसकी बात करते हैं 2, 3, 5 और 6, 11, 1190, 1190। अगर इससे इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखिएगा 15 पंजे, सॉरी 13 पंजे 65, 13 नम्मा 108, 13 नम्मा 117, 13 पंजे 65 और 13 नम्मा 117, मतलब ये 5/9, 9 तिया 27, कुछ तो गड़बड़ है दोस्त, ठीक है ना। ए 2012 से 2014 तक, सॉरी 12 से 14 तक ये हो गया 800 कितना, 650, 650 और 600 और 300, 900, 900, 1020 हो गया, 1020, 1020, 1190 का कितना प्रतिशत है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई हमसे, ठीक है ना। यही बस पढ़ने में थोड़ी सी अगर गलती हो जाए तो दोस्त सत्यानाश हो जाता है,
ठीक है ना? तो आप ये कहेंगे ऑप्शंस कोई नहीं दिख रहा था इसलिए हमें लगा कि गलत है, ठीक है ना? देखिए दोस्तों अगर इसकी बात करेंगे इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा 17 छिक्के 102 और 17 सत्ते 119। आप ये कहेंगे भाई मेरे इसकी जो वैल्यू होती है मतलब 1/7 और 1/7 जो वैल्यू हो जाएगी 17 छिक्के 102 17 सत्ते 119 1/7 1/7 का मतलब हो जाएगा 14.3 के समथिंग। ठीक है ना? कम है। अरे भाई 6/7 है, 1/7 कम है, 1/7 का मतलब हो जाएगा 14.3 के समथिंग, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, तो आज आज शायद आपके क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय-बाय, टेक केयर और हाँ, वीडियो के लिंक को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर ज़रूर करते रहें। देन आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय-बाय, टेक केयर।